तो यार हम लोगों ने अपनी लास्ट वीडियो में कुछ एमसीक्यूज़ इसके अपने जो भी हम लोगों ने क्लियर करे थे, आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। और विथ फैक्ट्स मैंने अपनी लास्ट वीडियो में हर एक ये जो भी फैक्ट दिए हुए हैं हर एक मैंने क्लियर करे हुए हैं। आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना वाली वीडियो को। मैं हल्का सा आप लोगों को बता देता हूँ कि क्या क्या हुआ था और कहाँ से हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़े थे एमसीक्यूज़। ठीक है। नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ था 1814 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? वॉरेन हेस्टिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल था, ये गलत था, बंगाल के थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक मैक्स मूलन नहीं, सर विलियम जोन्स थे, 15 जनवरी 1784 में। ठीक है। किसने बंगाल में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक नियम दिया था जिसको हम लोगों ने सूर्यास्त नियम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सूर्यास्त नियम किसने दिया था? भूमि राजस्व संबंधित से जो हमारे ये जुड़े थे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस भू राजस्व से संबंधित थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सूर्यास्त नियम दिया था। नेक्स्ट है हमारा धन के बहिर्गम के सिद्धांत को निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी से मैंने कुछ अपने फैक्ट्स क्लियर करे थे। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी, इंडियन पॉलिटिक्स के पितामह दादा भाई नौरोजी। ठीक है। टॉमस मुनरो किस क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? भूमि बंदोबस्त। किसने यह विचार व्यक्त किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। द्वैध शासन प्रणाली लागू करने वाला एक्ट आया था 1919 में। ठीक है। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था? लॉर्ड मेयो। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? 1813 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिल गया। इसमें इसने ये क्लियर नहीं कराया। 1813 चार्टर एक्ट से कंपनी का एकाधिकार समाप्त हुआ, लेकिन कंपनी का चाय और चीन के साथ व्यापार हो रहा था। 1833 में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अतः पूछा गया प्रश्न सही नहीं है। आर्थिक निर्गमन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों तथा गोरखाओं के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? 1816 में। 1816 में संगोली की संधि। भाई याद रखना, कभी भी आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि 2017 में टकराया हुआ है। ठीक है। महलवाड़ी व्यवस्था संबंधित थी भू राजस्व से, और महलवाड़ी व्यवस्था किसने करी थी? होल्ट मैकेंजी ने। कब करी थी? 1819 में। याद रखना, महलवाड़ी व्यवस्था किसने लागू करी थी? भू राजस्व से रिलेटेड थी, होल्ट मैकेंजी ने 1819 में लागू की थी। ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट पारित कब हुआ था? 1784 में। किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया था? 1907 में। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने एक एक लाइन एक एक शब्द अच्छे से विद फैक्ट्स अपनी इसकी जस्ट पहली लास्ट वीडियो में क्लियर करें। आप लोग जरूर चेकआउट कर लेना, आप लोगों को बहुत हेल्प हो जाएगी इसको सब क्लियर करने में। ठीक है। किस वर्ष रेल की पटरियों का विस्तार मुरादाबाद से रामनगर तक किया गया? यह हमारा सन 1907 में। हमारे भारत देश में पहली रेल कब चली थी? 16 अप्रैल 1857 को। कहाँ से कहाँ तक? मुंबई के बोरी बंदर से थाने के बीच तक। थाने के बीच। ठीक है। मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच। लॉर्ड कॉर्नवालिस की 1787 की योजना का आधार था राजस्व एवं न्यायिक मामलों का एक ही व्यक्ति में निहित होना, जो कलेक्टर कहलाता था, जो जिसे आज हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। इसका कलेक्टर का पद किसने नियुक्त करा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। पद का सृजन किसने करा था? 1787 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1787 में कलेक्टर के पद का सृजन करा था। ये याद रखना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर भाई पेपर में आना ही जरूरी नहीं होती है हर चीज़, कुछ चीज़ें अपनी नॉलेज के लिए भी होनी बहुत जरूरी होती हैं। जैसे कलेक्टर का पद, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का पद किसने सृजन किया था? भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था? 1787 में। याद रखना। एक फैक्ट हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा है, भारत देश में सबसे पहली ट्रेन कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चली थी? बम्बई के बोरी बंदर से थाने के बीच तक। ठीक है। भारत के पूर्वी भाग में ब्रिटिश द्वारा सर्वप्रथम फैक्ट्री बनाई गई उड़ीसा, 1633 में। नेक्स्ट फैक्ट था हमारा, पहली फैक्ट्री अधिनियम लागू हुआ 1881। स्थायी जमींदारी बंदोबस्त व्यवस्था के अनुसार भूमि का स्वामी कौन कहलाता था? जमींदार। ठीक है। 1857 का विद्रोह, 1857 के रिलेटेड कुछ हम लोगों ने यहाँ पे फैक्ट पढ़े थे। देखो 1857 के विद्रोह में कौन कौन सम्मिलित हुए थे? कानपुर से नाना साहब, सही था। मेरठ से देवी सिंह दिया था इसने, देवी सिंह गलत था, कदम सिंह। इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खां। याद रखना,
भाई हर मैंने आपको अभी बताया था जस्ट एक सेकंड पहले कि हर चीज़ पेपर में ज़रूरी नहीं है, कुछ चीज़ें अपने जनरल नॉलेज के लिए भी बेटर होती हैं। जैसे कानपुर से नाना साहब को याद रखना, मेरठ से कदम सिंह को याद रखना, इलाहाबाद से लियाकत अली, बरेली से खान बहादुर खां। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैयद अहमद खां के द्वारा कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट लिखी गई, सही था। मंगल पांडे को 29 मार्च 1857 को फांसी दी थी, नहीं, 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी थी। लखनऊ में हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया, लखनऊ में हजरत महल ने नेतृत्व किया, सही था। बरेली में नाना साहब ने विद्रोह का नेतृत्व किया था, नहीं, बरेली से किसने करा था? खान बहादुर खान है। नाना साहब ने कहाँ से करा था? कानपुर से। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 1857 के विद्रोह को किसने सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी? विनायक दामोदर सावरकर ने। नेक्स्ट है हमारा कंपनी के शासन का अंतरण ब्रिटिश सम्राट को किया गया 1 अक्टूबर 1858 को। 1857 के स्वाधीनता संग्राम के महानायक नाना साहब का मुख्यालय जिस स्थान पर था वह था हमारा बिठूर। बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर। कानपुर से नाना साहब का अभी हम लोगों ने यहाँ पे फैक्ट पढ़ा था। ठीक है। अगर यहाँ पर एक चीज़ ये देखो, एक चीज़ और याद रखना, अगर यहाँ पर नाना साहब में कानपुर की जगह बिठूर आएगा तो कन्फ्यूज़ मत होना। बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में। ठीक है। बिठूर कहाँ पड़ता है? कानपुर में। ब्रिटिश शासन ने भारत को ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने नियंत्रण में कब लिया था? 1858 में। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? बेंजामिन डिज़रायली ने। मेरठ में 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ था 10 मई 1857 को। ठीक है। कुंवर सेन ने किस विद्रोह में साहसपूर्वक भाग लिया था? सिपाही विद्रोह में। उस एकमात्र विदेशी शक्ति का नाम बताएं जिसने सन 1857 के विद्रोह को दबाने हेतु अंग्रेजों को सक्रिय रूप से सहयोग किया। नेपाल ने। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में जिसके नेतृत्व में लड़ा गया? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से बिल्कुल प्रभावित नहीं था? चित्तौड़। नेक्स्ट है हमारा मंगल पांडे की घटना घटित हुई थी बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? वेस्ट बंगाल में। अजीमुल्ला खां सलाहकार किसके थे? नानक साहब के। वह महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। आज हम लोग 62 से पढ़ेंगे। ठीक है। 1857 ईस्वी की क्रांति के बारे में किसने कहा कि यह तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्र तथा न ही स्वतंत्रता संग्राम था? इसका आंसर है आर.सी. मजूमदार। आर.सी. मजूमदार 1857 के विद्रोह को तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्र, न ही स्वतंत्रता संग्राम था मानते थे। उनका मानना है कि 1857 से पहले भारत में कई विद्रोह हुए थे, इसलिए इसे पहली राष्ट्रीय विद्रोह नहीं कहा जा सकता है। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह किसके द्वारा कहा गया? सर जॉन लॉरेंस और सीले। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह मुख्य रूप से सर लॉरेंस और सीले द्वारा कहा गया था। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के विद्रोह से शुरू हुआ था। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट में। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था नाना साहब भी तो है, हाँ। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ विद्रोहियों का नेतृत्व किया और कानपुर में एक स्वतंत्रता सरकार स्थापित करने का प्रयास किया। ठीक है। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? राम सिंह। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व राम सिंह ने किया था। कूका आंदोलन 1849 ईस्वी में हुआ। इसे नामधारी आंदोलन भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना। कूका आंदोलन ने लोगों को उनकी दास्तां और बंधन से अवगत कराया। इसने देश के लिए स्वाभिमान और बलिदान की भावना को जगाया था। यूकेपीएससी पटवारी लेखपाल 2022, यूकेपीएससी एसीएफ 2021। भाई ये फिर टकरा सकता है अभी, ठीक है, याद रखना। पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वहाबी आंदोलन के बारे में क्या सही है? यह पाश्चात्य प्रभावों के विरुद्ध प्रतिक्रिया थी। अंग्रेजी सत्ता को सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती वहाबी आंदोलन से मिली थी, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक से 7वें दशक तक चलता रहा। रायबरेली के सैयद अहमद इस आंदोलन के प्रवर्तक थे।
वहाबी आंदोलन का चरित्र सांप्रदायिक अवश्य था, किंतु इन्होंने हिंदुओं का कभी भी विरोध नहीं किया। इनका आंदोलन भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराने और मुस्लिम राज्य की स्थापना के लक्ष्य से प्रेरित था। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा भारत में शिक्षा का विकास। बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ, उसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट। 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट ने बनारस के सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, जिसे 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था। ठीक है, बनारस का सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हुआ था, उसकी स्थापना किसने की थी? एनी बेसेंट ने। नेक्स्ट है हमारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है जी? इसका है हमारा बी, शिक्षा पर वुड्स डिस्पैच 1854। ठीक है, ठीक है, समझ गया आंसर। अब इसको थोड़ा सा फैक्ट वाइज याद कर लेते हैं। वुड्स डिस्पैच 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड द्वारा भारत में शिक्षा नीति के लिए जारी किया गया एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था। इस दस्तावेज में भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसमें पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने और भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी भाषा को भी शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रस्ताव था। वुड्स डिस्पैच को भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था, इसने भारत में शिक्षा के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत की और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, जिस वर्ष हंटर एजुकेशन कमीशन गठित किया गया वह था 1882। हंटर एजुकेशन कमीशन की स्थापना 1882 में चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र में प्रतिपादित भारतीय शिक्षा प्रणाली के प्रगति स्तर की समीक्षा करने के लिए विल्सन हंटर की अध्यक्षता में की गई। विल्सन हंटर 1882, हंटर एजुकेशन कमीशन गठित किया गया 1882। विल्सन हंटर, जिसे हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 याद रखना भाई। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ए, जोनाथन डंकन। ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने सन 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। 1791 याद रखना, 1791 बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी 1791। और एनी बेसेंट का यहाँ पर डेट है? एनी बेसेंट की डेट नहीं है। एनी बेसेंट हाँ है, 1898 में। 1898 में एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो अब बनारस हिंदू स्कूल के नाम से जाता है, 1898 याद रखना भाई। 1791 बनारस में संस्कृत कॉलेज, ये बनारस में संस्कृत है ना, ये क्या है? हाँ यार भाई याद रखना, ये तो दो फैक्ट मिल गए हमको। देखो, बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, 1898 में एनी बेसेंट ने करा। 1898 से पहले 1791 में बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। 1791 में जोनाथन डंकन। ठीक है, वुड्स डिस्पैच संबंधित है शिक्षा से, अभी ऊपर पढ़ा था हमने, ये है वुड्स डिस्पैच 1854 में शिक्षा नीति से संबंधित है। ठीक है, वुड्स डिस्पैच सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष थे। उन्होंने भारतीय शिक्षा पद्धति के लिए एक योजना बनाई और उसे लॉर्ड डलहौजी को 1854 में भेजा, जिसे वुड का घोषणा पत्र या वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, वुड्स डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा नीति से, याद रखना। निम्नलिखित में कौन लॉर्ड रिपन के कार्यालय से संबंधित नहीं है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम रद्द करना 1882, प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881, स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव 1862, इल्बर्ट बिल का विवाद 1883 से 84 और मैसूर का अध्यर्पण इत्यादि लॉर्ड रिपन के कार्यालय से संबंधित है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, निम्नलिखित में कौन लॉर्ड रिपन के कार्यालय से संबंधित नहीं है? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में